आज हम क्लास 11th बुक आरोह है चैप्टर 4 विदाई संभाषण के प्रश्नोत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लेखक हैं बाल मुकुंद। पहले उनका परिचय पढ़ते हैं। जन्म 1865 ईस्वी में हरियाणा के रोहतक जिले के गुड़ियानी गांव में हुआ। पिता का नाम पूरनमल। शिक्षा, इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही उर्दू भाषा में हुई। इन्होंने हिंदी बाद में सीखी। इन्होंने मिडिल कक्षा तक पढ़ाई की, परंतु स्वाध्याय से काफी ज्ञान अर्जित किया। ये खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। मृत्यु सन 1907 में उनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं, कहानी संग्रह शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, गुप्त निबंधावली, स्फुट कविताएं, ये इनके कहानी संग्रह है। साहित्यिक परिचय, गुप्त जी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में थे। ये राष्ट्रीय नव जागरण के सक्रिय पत्रकार। पहला क्वेश्चन, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? शिव शंभू की दो गायों के माध्यम से लेखक ये समझाना चाहते हैं कि जिस देश के पशुओं के बिछुड़ते समय ऐसी मनोदशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कहानी में दो गायें होती है, जिनमें से एक बलवान और दूसरी कमजोर थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन बलवान गाय पुरोहित को दे दी गई। उसके जाने के बाद कमजोर गाय दिन भर भूखी रही। उसी प्रकार लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल में भले ही भारतवासियों का शोषण किया हो, लेकिन उनके जाने का दुख सबको है। इसमें शिव शंभू की दो गायों के कहानी के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि दो गायें, एक तो कमजोर थी और एक थी शक्तिशाली, ताकतवर। तो जो शक्तिशाली बलवान ताकतवर गाय थी, वो कमजोर गाय को अपने सींगों से मार दिया करती थी। तो एक दिन बलवान गाय को पुरोहित जी को दे दिया गया, क्योंकि ये गाय इसको परेशान करती है, तो इसको अलग रखो, इसको पुरोहित जी को दे दो। लेकिन होता क्या है कि जो कमजोर गाय थी, वो बलवान गाय के जाने के बाद पूरे दिन भूखी रही, यानी उसको उसके जाने का बहुत दुख हुआ। तो पशुओं की बात देखो, जो उसको मारती थी, उससे परेशान होती थी, फिर भी बिछुड़ने के बाद वो बहुत दुखी होती है। उसी से लॉर्ड कर्जन ने भारत में शासन जब किया तो भारतवासियों का बहुत शोषण किया। फिर भी जब वह भारत छोड़ करके वापिस गए तो भारतवासियों को बहुत ही दुख हुआ। ऐसी विशेषता है भारतवासी। अगला क्वेश्चन, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ा कर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लेकर भारत की एकता को खंडित करने की योजना बनाई। भारतवासियों ने लॉर्ड कर्जन की इस जिद के आगे बहुत विनती की ताकि ये विभाजन न हो, लेकिन कर्जन ने इसे अनसुना कर दिया और आखिरकार बंगाल विभाजन होकर रहा। इसी ऐतिहासिक घटना की ओर लेखक ने संकेत किया है। जब लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन कर रहा था तो भारत की जो जनता थी, उन्होंने बहुत विनती की, उनके आगे गिड़गिड़ाए कि बंगाल का विभाजन न कीजिए, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने उनकी एक भी बात को नहीं सुना और भारत बंगाल का विभाजन कर दिया। इसी ऐतिहासिक घटना की ओर लेखक ने संकेत किया है। अगला, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? कर्जन को इस्तीफा निम्नलिखित कारणों से देना पड़ा। कर्जन ने बंगाल का विभाजन राष्ट्रवादी ताकतों को तोड़ने के लिए किया था, परंतु इसका परिणाम उल्टा हुआ। सारा देश एकजुट हो गया और ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल गई। कर्जन इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को इच्छित पद पर नियुक्त करना चाहता था। उसकी सिफारिश को नहीं माना गया। इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दी। ब्रिटिश सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। यानी कर्जन को इस्तीफा देने के कारण कुछ इस प्रकार थे कि जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया
तो वो राष्ट्रवादी ताकतों को तोड़ना चाहता था, परंतु इसका रिजल्ट परिणाम उल्टा हुआ। जो सारा देश था वो एकजुट यानी एक साथ हो गया, तो ब्रिटिश शासन की जड़ें वो हिल गई। और एक कारण ये था कि कर्जन इंग्लैंड में अपने एक फौजी अफसर को इच्छित पद पर नियुक्त करना चाहता था, यानी उसको रखना चाहता था, लेकिन उसकी सिफारिश को नहीं माना। इससे वो क्षुब्ध यानी दुखी हो गया और उसने इस्तीफा दे दिया। उसने सोचा ऐसे ही कोई मेरा इस्तीफा स्वीकार थोड़ी करेंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। अगला क्वेश्चन, विचारिए तो क्या शान आप इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे? आज से स्पष्ट कीजिए। लेखक कहता है कि कर्जन की भारत में शान थी, दिल्ली दरबार में उसका वैभव चरम सीमा पर था। पति पत्नी की कुर्सी सोने की थी, उसका हाथी सबसे ऊंचा व सबसे आगे रहता था। सम्राट के भाई का स्थान भी इनसे नीचा था। इसके इशारों पर प्रशासन, राजा, धनी नाचते थे। इसके संकेत पर बड़े बड़े राजाओं को मिट्टी में मिला दिया गया तथा अनेक निकमों को बड़े पद मिले। इस देश में भगवान और एडवर्ड के बाद उसका स्थान था, परंतु इस्तीफा देने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। इसकी सिफारिश पर एक आदमी भी नहीं रखा गया, जिद के कारण इसका वैभव नष्ट हो गया। विचारिए तो क्या शान आप किस देश में थी और क्या हो गई? जब लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन किया था और उसके बाद उनकी शर्तों को नहीं माना गया था, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और दिल्ली दरबार में उनका पहले बहुत वैभव था, उनका बहुत स्थान ऊंचा था। वो जो करते थे वही होता, अपनी मनमर्जी से सारे कार्य होते, उनकी इशारे पे सारा प्रशासन चलता। राजा और सब जो धनी लोग थे उनके इशारों पे चलते थे। इनके संकेत पर या इनके कहने पर, इनके इशारों पर बड़े बड़े राजाओं को मिट्टी में मिला दिया गया और अनेक निकम्मे जो काम नहीं करते थे उनको बहुत ऊंचे ऊंचे पद दे दिए। तो भगवान और एडवर्ड के बाद उनका स्थान माना जाता था, परंतु जब इस्तीफा देने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। व्यक्ति जब तक पद पर होता है तब तक ही वो बहुत ऊंचा माना जाता है, लेकिन पद से हटते ही उसको कोई नहीं पूछता। यही बात है वो लॉर्ड कर्जन के साथ हुई है, यानी इस्तीफा देने के बाद उनका सारा वैभव, सारा मान, सारी इज्जत है वो नष्ट हो गई। अगला क्वेश्चन, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में तीसरी शक्ति और भी है, यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? लॉर्ड कर्जन स्वयं को निरंकुश सर्वशक्ति संपन्न मान बैठा था। भारतीय जनता उसकी मनमानी सह रही थी। अचानक गुस्से लॉर्ड का इस्तीफा मंजूर हो गया और उसे जाना पड़ा। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि लॉर्ड कर्जन और भारतीय जनता के बीच एक तीसरी शक्ति अर्थात ब्रिटिश सरकार है, जिस पर न तो लॉर्ड कर्जन का नियंत्रण है, न ही भारत के निवासियों का ही नियंत्रण है। इंग्लैंड की महारानी का शासन न तो कर्जन की बात सुनता है और न ही कर्जन के खिलाफ भारतीय जनता की गुहार सुनता है। उस पर इस निरंकुश का अंकुश भी नहीं चलता। अब पाठ के आसपास के आधार पर जो प्रश्न है वो देखते हैं। क्वेश्चन पहला, पाठ का ये अंश शिव शंभू की चिट्ठी से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? शिव शंभू एक काल्पनिक पात्र है जो भांग के नशे में खरी खरी बात कहता है। यह पात्र अंग्रेजों की कुनीतियों को उजागर करता है। लेखक ने इस नाम का उपयोग सरकारी कानून के कारण किया। कर्जन ने प्रेस की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य से सीधी टक्कर लेने के हालात नहीं थे, परंतु शासन की पोल खोलकर जनता को जागरूक भी करना था। अतः काल्पनिक पात्र के जरिए अपनी मनपसंद की बातें कहलवाई जाती थी। शिव शंभू जो है वो एक काल्पनिक पात्र है और वो नशे में जो असली बातें होती है, हकीकत होती है, सरकार के जो कमियां होती है वो सबके सामने बता देता है। तो अंग्रेजों की कूटनीति उनको उजागर करता है। लेखक ने
इस नाम का उपयोग इसलिए किया है कि सरकारी कानून कायदे ऐसे थे कि वो अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। कर्जन ने प्रेस की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा रखा था, अपने विचारों को कहीं छाप नहीं सकते थे और उस समय ब्रिटिश सरकार से वो टक्कर भी नहीं ले सकते थे। इसलिए भी शासन की पोल खोलनी भी बहुत जरूरी थी। तो एक काल्पनिक पात्र बनाया और उसके जरिए जो शासन की गलत बातें थी वो कहलवा दी, ताकि ये भी नहीं कह सके कि आपने हमारी बात को माना नहीं। ना तो उन्होंने कहीं प्रेस में छापा, ना कोई और काल्पनिक पात्र के माध्यम से अपने मन की सारी बातें वो जनता तक पहुंचाई। अगला क्वेश्चन, नादी से बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको ये बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। लेखक ने लॉर्ड कर्जन की तुलना नादिर से की है। लेखक के अनुसार नादिर ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तब उसने वहां की पीड़ित जनता की गुहार पर कत्ले आम को उसी समय रोक दिया। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने तो भारतवासियों के बंगाल विच्छेद न करने की विनती को स्वीकारना तो दूर, उससे सुनना तक जरूरी नहीं समझा। इसलिए यहाँ लेखक का कहना उचित है कि नादिर से बढ़कर लॉर्ड कर्जन की जिद है। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो वहाँ की जो जनता थी कि जो भी दिखे उसको मार दो, चारों तरफ खून लाशें बिखरी पड़ी थी। तो जनता ने गुहार लगाई कि ऐसे सबको आप मत मारिए। तो नादिर साहब ने उनके कहने पर उनकी गुहार को सुन करके कत्लेआम को उसी समय रोक दिया था। लेकिन लॉर्ड कर्जन जब बंगाल का विभाजन कर रहा था तो भारतीयों ने बहुत विनती की, बहुत उनके पैरों में पड़े, लेकिन किसी की भी नहीं सुनी। इसलिए लेखक का ये कहना उचित है कि नादिर से बढ़कर लॉर्ड कर्जन की जिद थी, क्योंकि नादिर ने लोगों की बात मान ली, लोगों को मारना काटना बंद कर दिया। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने लोगों की या जनता की बात नहीं मानी और बंगाल का विभाजन कर दिया। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है इस पर चर्चा कीजिए। यानी शासन क्या होता है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। शासन किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं चलता, ये नियमों का समूह है जो अच्छी व्यवस्था का गठन करता है। ये प्रबंध जनहित के अनुरूप होना चाहिए। निरंकुश शासक से जनता दुखी रहती है तथा कुछ समय बाद उस शासन का विनाश हो जाता है। प्रजा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर नीति में जन कल्याण का भाव होना चाहिए। यानी शासन या कोई एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं चलता, ये एक नियम होता है, एक व्यवस्था होती है जिसके तहत कार्य किया जाता है। तो एक निरंकुश शासक होता है, वो जनता की कुछ नहीं सुनता। लेकिन शासन ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता हो, प्रजा अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर सके। हर नीति में जन कल्याण का भाव होना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसा शासन कभी भी न हो कि वो आंख बंद करे और अपना हुक्म चलाए और लोग सारे के सारे उसका कहना मानते चले। अब अपन भाषा की बात करते हैं। वे दिन रात यही बात मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे। सामान्य तौर पर आने के लिए पधारे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पधारे शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ शब्द का प्रयोग लॉर्ड कर्जन के भारत से जाने के लिए किया गया है। यानी जब अपने घर पे कोई आते हैं तो अपन कहते हैं आओ सा, पधारो सा या आज वो पधारेंगे। लेकिन इसमें क्या है, व्यंग्य किया गया है कि लॉर्ड कर्जन आप यहाँ से जल्दी से भारत को छोड़ करके चले जाइए। अगला क्वेश्चन, पाठ में से कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं जिनमें भाषा का विशिष्ट प्रयोग यानी भारतेंदु योग्य हिंदी है उसका प्रयोग हुआ है, उन्हें सामान्य हिंदी में लिखिए। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए अंत में उनको जाना पड़ा। पहले भी इस देश में जो प्रधान शासक आए उन्हें अंत में जाना पड़ा। इस वाक्य को इस रूप में लिखना है। आप किसको आए थे और क्या कर चले? इस वाक्य को इस तरह बनाना है, आप किस लिए आए थे और क्या करके जा रहे हो? उनका रखाया एक आदमी नौकर ने रखा। इस वाक्य को इस रूप में लिखना है,
उनके रखवाने से एक आदमी नौकर भी न रखा गया, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर लाभ करे। परंतु मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त करे। धन्यवाद।